Hello students, today we are studying +2 class subject Geography chapter फर्स्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने +1 क्लास में जो पढ़ा था, अध्ययन किया था, वो थी आपकी भौतिक भूगोल। इसका अध्ययन किया आपने भौतिक भूगोल, जिसका आप सभी अध्ययन कर चुके हैं +1 में। +2 के अंदर आप जो भूगोल की दूसरी शाखा है, जिसको हम कहते हैं मानव भूगोल, इसका हम अध्ययन करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हम इसका अध्ययन करते हैं, वो आपका मानव भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल, मानव भूगोल, मानव भूगोल, मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें हम मानव गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। भूगोल की वह शाखा, मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें हम मानव गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। यानी कि मानव जो है वो पृथ्वी पर एक निवासी के रूप में है, तो वो कौन कौन से क्रियाकलाप करता है, किस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसकी भोजन की प्राप्ति कैसे होती है, उसका रहन सहन कैसा है, उसका भोजन रहन सहन किस प्रकार का है, वो किस प्रकार के क्षेत्र में रहता है, वो जंगली क्षेत्र है या मैदानी भाग है, मैदानी में रहता है, और इसके अलावा अपने जीवन को चलाने के लिए वो कौन कौन सी क्रियाएं करता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आदि मानव था। आदि मानव क्या करता था, आपको पता है कि वो जंगलों में रहता था। जंगलों से जो प्राप्त होने वाले फल हैं, फूल हैं, कंदमूल है या जानवर है, उनका शिकार करता था, उसका भोजन के रूप में वो प्राप्त करता था। तो आदि मानव की क्रिया आप देखेंगे हम, तो वो सिर्फ ओनली ऑन डिपेंड ऑन नेचर। नदियों में से उसे पानी मिल गया, पेड़ पौधों में छाया मिली, उसकी छाल से उसने अपने शरीर को ढकने के लिए वो बनाया, और उसको खाने के लिए कंदमूल, जड़ें ये मिल जाती थी। इसके अलावा उसने जो जंगली जानवर थे उनको भी वो शिकार करता था और अपना भोजन प्राप्त करता था। लेकिन आज के ये हमारे जो मानव भूगोल है उसके अंदर हम इसी का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज के इस दौर में हम देखते हैं कि मानव भूगोल है वो, उसका जो विषय है वो आज बहुत ज़्यादा विस्तृत हो चुका है। इसके अंदर हम तो आगे आपको बताएंगे इसकी और भी परिभाषाएं, जैसे कि मानव भूगोल या आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। कुमारी एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल, मानव भूगोल की परिभाषा देखिए आप। मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी, स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के, मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के, मानव के परिवर्तनशील संबंधों का, परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। परिवर्तनशील संबंध
अस्थिर पृथ्वी क्रियाशील मानव, कुछ शब्द आप देखिए, इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर क्लियर होगा कि अस्थिर पृथ्वी क्रियाशील मानव और परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। 4 शब्द में पूरी डेफिनेशन क्लियर हो रही है। पृथ्वी है वो अस्थिर है, आप सभी जानते हैं कि आज जो पृथ्वी है वो आज से अगर 1,00,000 साल पहले की बात करें या करोड़ों साल पहले की बात करें तो ऐसी नहीं थी। क्रियाशील मानव की बात करें तो पृथ्वी पर जब से मानव का पदार्पण हुआ है, उसकी उत्पत्ति हुई है, तब से वो क्रियाशील है। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य हमेशा क्रियाशील रहता है। बात करें हम अगर आदिकाल में तो पृथ्वी और जो मानव थे, प्रकृति और मनुष्य के जो संबंध थे वो बड़े विचित्र थे से। बादलों की गड़गड़ाहट से, बिजली की कड़कनाहट से मानव डरता था, भागता था, गुफाओं में पेड़ों पे छुपता था, डरता था, उसको डर लगता था। लेकिन जैसे जैसे उसकी बुद्धि का विकास हुआ, इन चीजों से उसने डरना बंद कर दिया। तो कभी पृथ्वी जो थी, प्रकृति थी, वो मनुष्य पर हावी थी। और आज के दौर में हम देखेंगे कि आज मानव ने अपनी बुद्धि बल के, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कहां तक वो पहुंच गया, पृथ्वी की गहराई तक वो उसकी खोज कर रहा है। अंतरिक्ष में कहां तक आपने देखा होगा कि कितने कितने जो अनेक अंतरिक्ष यात्राएं की जा रही है, अनेक चीजों को खोजा जा रहा है, नई नई चीजों का नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं। समुद्रों में पहले आप देखोगे कि कहीं दूसरी जगह जाने के लिए महीने लग जाते हैं, आज आप देखोगे कि टेक्नोलॉजी के जमाने में कहां से कहां हम मिनटों में पहुंच जाते हैं, या किसी भी क्षेत्र की खबरें या जानकारी हम घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार मानव और पृथ्वी के जो संबंध है या प्रकृति के संबंध है वो लगातार बदलते रहे हैं, परिवर्तनशील रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच जो परिवर्तनशील संबंध है उनका अध्ययन है वो आपका मानव भूगोल है। अब बात करते हैं मानव भूगोल की शाखाओं के बारे में। मानव भूगोल की शाखाएं, मानव भूगोल के अंदर हम मानव की गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, तो उसी के हिसाब से हम उसकी शाखाओं का अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल की एक शाखा है इसके अंदर आर्थिक भूगोल, एक शाखा इसकी कृषि भूगोल, एक शाखा इसकी जनसंख्या भूगोल, और इसके अलावा आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल, जनसंख्या भूगोल। चलो एक बार इतना करते हैं, उसके बाद भी और शाखाएं होगा निपटाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमें मानव भूगोल की आर्थिक भूगोल। आर्थिक से आपको सभी, जैसे आर्थिक शब्द से ही पता लग रहा है कि अर्थ है, इकोनॉमी से है, पैसे के लेन देन से है, कि आर्थिक भूगोल के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की वह शाखा है जिसके अंदर मानव की उन क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं जिनके द्वारा वो अपने इनकम के सोर्स प्राप्त करता है, जिनके द्वारा वो इनकम प्राप्त करता है या अपने आय प्राप्त करता है। चाहे वो जंगल से लकड़ी काट कर बेचता हो, चाहे वो शिकार करके उन वस्तुओं को बेचता हो, चाहे जंगलों से खनिज प्राप्त करता हो, चाहे जंगलों से मिलने वाले फल फूल पत्तियां जड़ी बूटियां आदि है उनको प्राप्त करता हो, या पृथ्वी से निकलने वाले खनिज है उन सभी को वो निकालता है और उनको बेचता है आगे। तो वो सारी की सारी जो है वो आपकी आर्थिक भूगोल के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर अध्ययन किया जाता है आर्थिक भूगोल के अंदर, जिसे हम कहते हैं आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल की एक शाखा है। उसके बाद में आता है कृषि भूगोल। कृषि भूगोल एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, यानी कि कृषि भूगोल के अंदर हम बात करते हैं कि मानव पृथ्वी पर है, उसका निवासी है, तो वो किन किन चीजों की कृषि करता है, किस प्रकार से करता है, किस क्षेत्र की कैसी जलवायु है, किस प्रकार की फसलें होते हैं। आप देखोगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम बात करें हरियाणा पंजाब की, हरियाणा पंजाब दोनों के दोनों प्लेन एरिया है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर मोस्टली।
जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र है, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, बारिश भी ठीक हो सकती है। तो इसका मतलब ये हमारे ये क्षेत्र के अंदर जो गेहूं है वो प्रचुर मात्रा में होती है। लेकिन ये जरूरी है नहीं है कि ये पूरी पूरी वीट हमारे हरियाणा पंजाब में होती है तो पूरे भारत में भी होती हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको भी बहुत सारे तत्व है वो प्रभावित करते हैं। जो क्षेत्र की मिट्टी कैसी है, बारिश कैसी होती है, तापमान कैसा है, वो सारा सारा उसके अंदर प्रभावित होता है। तो कृषि भूगोल के अंदर हम विश्व के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में जो होने वाली कृषि है उसका अध्ययन किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है। अगर बात करें हम पूरे विश्व के अंदर तो बात करें महाद्वीप जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके अंदर आज भी जो कृषि है वो एक निर्वाह कृषि के रूप में की जाती है, निर्वाह कृषि की जाती है। अगर बात करें भारत की तो भारत के अंदर गहन कृषि की जाती है। अगर बात करें रूस की तो वहां पर विस्तृत व्यापारिक कृषि की जाती है, विस्तृत व्यापारिक कृषि की जाती है। इसी प्रकार से रूस के अंदर भी ऐसी ही कृषि और अमेरिका के अंदर भी ऐसी कृषि की जाती है। तो इस कृषि भूगोल के अंदर हम अनेक प्रकार के जो क्षेत्र है, अलग अलग प्रकार के क्षेत्र है, उनके अंदर अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है। उन सभी का अध्ययन किया जाता है कि कौन सी कृषि किस क्षेत्र में होती है, वो सारा सारा इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी जो मानव भूगोल की शाखा है वो है आपकी जनसंख्या भूगोल। कौन सा भूगोल? जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल तो मानव भूगोल की वह शाखा जिसके अंदर हम जनसंख्या के वितरण, वृद्धि, उन सभी का अध्ययन हम इसके अंदर करते हैं। आप देखोगे कि पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग संसार की पॉपुलेशन है वो 2011 के अकॉर्डिंग, अभी 2021 की जनगणना शुरू हो चुकी है, तो 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग टोटल पॉपुलेशन है वो 700 करोड़ है। पूरे विश्व की पॉपुलेशन है वो 700 करोड़ है, जिसके अंदर इंडिया और चाइना, जो इंडिया और चाइना है वो टोटल पॉपुलेशन का 1/3 हिस्सा है वो कवर करते हैं, क्योंकि चाइना की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और उसके बाद में इंडिया का नंबर आता है। लेकिन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अगर हम इसका अध्ययन करते हैं तो क्या ये सभी जगह ऐसा ही है कि भारत के अंदर भी ऐसी जनसंख्या इतनी ज्यादा है, चाइना के अंदर भी इतनी ज्यादा है, तो क्या पूरे विश्व के अंदर भी इतनी ज्यादा जनसंख्या होगी? नहीं, क्योंकि जनसंख्या किन क्षेत्रों में ज्यादा है, कुछ क्षेत्रों में कम है, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई भी चीज कहीं भी है तो उसके पीछे कारण है, कोई चीज अगर नहीं है कहीं तो उसके पीछे कारण है। अगर चाइना की, भारत की अगर बात करें जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो यहाँ की क्लाइमेट, यहाँ की सोयल वो बहुत ही बढ़िया है, यहाँ की क्लाइमेट बहुत बढ़िया है, यहाँ की सोयल बहुत बढ़िया है, यहाँ की पैदावार बहुत ज्यादा होती है, अधिक पैदावार, अधिक जनसंख्या का भरण पोषण करने में सक्षम होती है। जबकि बात करें दूसरे क्षेत्रों की, सहारा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल है, अट्टाकामा का मरुस्थल है, ये जो मरुस्थल है इनमें जनसंख्या बहुत ही कम है, जनसंख्या विहीन क्षेत्र है, या आपका लद्दाख का एरिया है, या रूस का साइबेरिया का एरिया है, या आपके ध्रुव है जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, पूरे साल के 9 महीने तक पूरे सर्दी पड़ती है, गर्मी है वो बहुत ही नामात्र की होती है। तो इन क्षेत्रों में जनसंख्या वो बहुत ही कम पाई जाती है, जनसंख्या विहीन क्षेत्र पाए जाते हैं। तो इसके अंदर हम अध्ययन करते हैं जनसंख्या भूगोल के अंदर कि किन क्षेत्रों में जनसंख्या किस प्रकार से वितरित है, कितने किस प्रकार से लोग बसे हुए हैं, कहाँ ज्यादा जनसंख्या है, कहाँ कम है, क्या उसकी वृद्धि है, ये सारा जो अध्ययन किया जाता है वो हम इसके अंदर करते हैं, वो आपका है जनसंख्या भूगोल के अंदर। उसके बाद में एक शाखा और आती है इसकी जो अधिवास भूगोल। अधिवास भूगोल या सेटलमेंट ज्योग्राफी, ये एक जनसंख्या उसके मानव भूगोल की जनसंख्या भूगोल है, उसी के उप शाखा है कि अधिवास सेटलमेंट, यानी कि पूरे विश्व के अंदर जनसंख्या है वो सभी, ये नहीं है कि सभी अच्छे ऊंचे पक्के मकानों में रहते हुए, ऐसा पॉसिबल नहीं है और नहीं भी है, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ की जो
जलवायु है, जो वहाँ का फिजियोग्राफ है, धरातल है, वो ऊबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है, पर्वत है, पठार है, तो उन क्षेत्रों में आपको अलग प्रकार के मकान मिलते हैं। यानी कि वो लोग किस प्रकार के रहते हैं, पक्के मकानों में रहते हैं, झोपड़ों में रहते हैं, उनकी बस्ती किस प्रकार की है। जैसे हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर हम देखेंगे जो गंगा का मैदान है उसके अंदर आप देखोगे कि सघन जनसंख्या, सघन बस्ती पाई जाती है। यानी कि एक जगह ही बहुत सारे घर आपको देखने को मिल जाते हैं। जबकि पठारी क्षेत्रों में बात करेंगे हम, या हमारा जम्मू कश्मीर का इलाका है जो हिमाचल प्रदेश का है, जहाँ पर जनजातीय समूह पाए जाते हैं, तो उन लोगों में आप देखोगे कि वहाँ पर 4 घर कहीं मिलेंगे, 4 कहीं और ढलान पर मिलेंगे, इस प्रकार से आपको मिलेंगे। या जो क्षेत्र है डेजर्ट क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, तो उन क्षेत्रों में भी आपको लोग झोपड़ों में इस प्रकार से 2 झोपड़े या 3 झोपड़ी में रहते हैं, कोई और रहते हैं वहाँ पर, क्योंकि जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आदिवासी भूगोल के अंदर भी हम बस्तियों का अध्ययन करते हैं कि वो बस्तियां किस प्रकार की हैं। तो यहाँ तक आपको मैं समझता हूँ कि क्लियर हो गया होगा आपका मानव भूगोल की ह्यूमन ज्योग्राफी है क्या और इसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं। बाकी जो बच गया वो बाद में करेंगे। धन्यवाद।